अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि 24 मंथ्स के लो इन्फ्लेशन नंबर्स आ सकते हैं जनवरी के अंदर। क्या वजूहात हैं इसकी, हमें ये देखना होगा। ओवरऑल क्या इस हुकूमत ने इन्फ्लेशन पे काबू पाया है, अभी क्या इकदाम है करने के, इन्फ्लेशन जन्म कैसे लेती है, दोनों सप्लाई साइड डिमांड साइड के क्या मैकेनिक्स हैं जो कि कार फरमा है, इसके ऊपर आज डिटेल में डिस्कशन होगी। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर अकदस अफजल साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। उसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं फारूक अफजल साहब जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस शमसुल इस्लाम खान साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है KCCI से इनका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। नाज़रीन, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके पैसे की कीमत दो तरीके से कम हो सकती है, एक तो डिमांड साइड, दूसरी सप्लाई साइड। अगर तो आपके पैसे की सकत जिससे आप अशिया खुर्दोनोश खरीदते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिर रही है, मुराद ये कि अजनास की कीमत बढ़ रही है, तो भी आपकी कीमत खरीद उसमें कम होगी। दूसरी जानिब अगर आप ये पैसा किसी बैंक में रखवाते हैं और बैंक आपका ये पैसा किसी और को उधार देता है और उससे मजीद पैसा जन्म लेता है, जिसको हम मनी सप्लाई कहते हैं, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से भी ओवर द लॉन्ग टर्म उस पैसे की किसी भी चीज को खरीदने की सलाहियत वो गिरती चली जाती है। तो दो तरीकों से कीमतें आपको मुतासर करती हैं, डिमांड साइड, सप्लाई साइड। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें SPI का, तो ऑल टाइम रिकॉर्ड लो के ऊपर आ चुका है। ये SPI का लेटेस्ट फिगर्स जो हमें ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मिले, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं SPI इन्फ्लेशन के ईयर ऑन ईयर जो अभी लेटेस्ट वीकली डेटा हमारे सामने आया है लास्ट वीक का, तो अगर हम देख रहे हैं ग्रेजुअल डिक्लाइन पिछले 7 से 8 महीनों में देखा जा रहा है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जो गुज़िश्ता कुछ अरसे पहले जो फूड प्राइसेस में इजाफा हुआ था, अनियंस की प्राइसेस, टोमेटोज की प्राइसेस और दूसरी अशियाए खुर्दनोश की प्राइसेस जो बढ़ी थी, उसमें इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। वो क्यों आया है? बिकॉज सप्लाई साइड जो शॉक था लोकस की वजह से और आपके जो एग्रीकल्चर आउटपुट गिरने की वजह से और फ्लडिंग की वजह से, जो पिछले साल हम देख रहे थे कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ डिस्ट्रप्शन देखी थी, वो कम होना शुरू हो गई है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है कि ग्रेजुअली इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, दैट इज सपोर्टिंग स्टेट बैंक स्टांस टू कीप द मॉनेटरी पॉलिसी कांस्टेंट। सो सबसे पहले मैं अकदस साहब की तरफ आऊंगा। अकदस साहब, कीमतों को आप कैसा देख रहे हैं? योर टेक ऑन दैट। देखिए, मेरा तो जो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर द इनवाइट। मैंने डेटा वगैरह देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इन्फ्लेशन इज़ ऑन द राइज। आप कह रहे हैं कि वो नीचे आ रही है, लेकिन मैं जो डेटा और जो ट्रेंड्स मैं देख रहा हूँ उसमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन इज़ ऑन द राइज, और स्पेशली जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, यानी कि फूड और एनर्जी की जो प्राइसेस हैं। कोर इन्फ्लेशन शायद इतना नहीं बढ़ रही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, लेकिन फूड प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस, आपको भी पता है कि हाल ही में एनर्जी प्राइसेस को फिर से इंक्रीज किया गया, और जब भी एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं देयर इज़ अ पास ऑन इफेक्ट। तो मैं इनको फूड प्राइसेस को स्पेशली ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, और उसमें 3 फूड कमोडिटीज़ इन पर्टिकुलर, शुगर, व्हीट एंड ऑयल। ठीक है। और फिर अगर आप चाहें तो मैं आपको इन लेटर ऑन इन द प्रोग्राम आई कैन टेल यू कि इसके पीछे कौन से मैकेनिज्म्स ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो मेरे पास जो रिसर्च आ रही है उसके मुताबिक तो जो कीमतों में गिरावट है वो कुछ वेजिटेबल्स में 34% पोटैटोज की कीमत में कमी मुतवक्के है, अनियंस की कीमत में अगेन 28% कमी मुतवक्के है। तो एक्चुअली इट विल बी अ बैलेंसिंग इफेक्ट, कुछ आइटम्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं विद इन द फूड सेक्टर, इजंट इट? देखें, आप जो मेरे ख्याल में जो डेटा आप देख रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, जो कमी की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो पिछले महीनों में प्राइसेस इतना ऊपर चली गई थी सडनली, बेस इफेक्ट। तो वो जो बेस लाइन इफेक्ट है वो इन प्ले आ गया, और आपको लग रहा है कि जैसे कमी आ रही है। प्राइसेस ऑफ फूड इन पाकिस्तान आर स्टिल वेरी हाई इन द एंटायर रीजन। स्टैटिकली एनालाइज करें अगर तो हाई हैं, लेकिन अगर जो प्रीवियस हाई में अगर 200 रुपए का आपको टमाटर मिल रहा था अब से 6 महीने पहले, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना यहाँ पे, जब वो 200 रुपए का नहीं है, वो आ गया है 100 के करीब, तो वो एक बेस इफेक्ट तो आएगा। फारूक साहब, आपका थोड़ा सा व्यू पॉइंट जरा बताइए कीमतों के बारे में, क्योंकि ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ फॉर गवर्नमेंट। बिकॉज अगर तो इमरान खान साहब को डिस्काउंट रेट का केस बना के रखना है कि लो है, तो इन्फ्लेशन दे हैव टू कंट्रोल समहाउ। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बाकर भाई, बात यह है कि हमारे यहाँ जो फूड के आर्टिकल की प्राइसेस बढ़ती है ना, जो हमारा सिस्टम है ना, उसकी जो बीच में जैसे सब्जी मंडी, अगर हम सब्जियों की बात करें तो जो आड़ती सिस्टम है ना, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम ख़राब है हमारा। ठीक है, अब उसमें जो आड़ती का रोल है वो एक खामखा का रोल है। ठीक है, और मेरे एक दोस्त हैं जो बिजनेसमैन है और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं,
तो वो एक दफ़ा गए अपने 17 मन का वो जो ग्रीन प्याज होता है वो लेकर गए, तो आड़ती ने उन्होंने कहा कि भाई ये तो अच्छा उस वक्त 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा था वो मार्केट में, ठीक है। तो उन्होंने 2 रुपए किलो बेचा वहां पर आड़ती को, ठीक है। और अब उसकी प्राइस आगे मार्केट में क्या है, 40 से 50 है। अब आड़ती के बाद उसके एजेंट होते हैं, पथारेदार होता है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है। तो ये एक्चुअल जो सिस्टम हमारा है ना, आपको बीच के बंदे खत्म करने पड़ेंगे, वो खत्म करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से प्राइस की हाइक होती है। दिस इज ऑलवेज आर्टिफिशियल टू मी एक्चुअली। ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड भी है। अभी कुछ अर्से पहले ही हमने डिस्कशन की है जिसमें हमने पूछा फूड एक्सपोर्टर से कि ऐसा क्यों है कि कराची की फूड मंडी में एक अगर किनू की पेटी 500 की है तो शहर में आने आने तक वो 1200 की होती है और डिफेंस जाने जाने तक वो 2000 की हो जाती है। सही है। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो मिडिल मैन का जो रोल है और जो प्राइस जैकअप है, इसको कंट्रोल आप नहीं करेंगे तो फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स और जो इदारे हैं शुमारियात के, वो तो ले लेते हैं रिटेल पे। सही है। और वो ही कहते हैं कि कीमतों में इजाफा हो गया। शम्स साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखें जी, आपको पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट कम किया, उसके बाद फिर इन्फ्लेशन भी कम होना शुरू हो गया। और इससे साबित होता है कि पाकिस्तान में जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ना कि कम होता है। दुनिया में कम होता है या कि यहाँ बढ़ जाता है। और जैसे जैसे वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे आगे भी महंगाई कम हो सकती है। लेकिन फूड साइड पे हमारे पास बहुत सारे ज़्यादा इशू हैं, क्योंकि सप्लाई साइड हमारी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई है। एग्रीकल्चर की अगर आप ग्रोथ देखें ओवर द ईयर्स तो आपकी बहुत ज़्यादा कोई इंकरेजिंग नहीं रही, जिसकी वजह से आपकी मेन क्रॉप वीट जो है वो शॉर्ट हुई। लास्ट ईयर भी शॉर्ट हुई, उससे पहले आप देखें 2-3 साल से हम वीट का जो क्राइसिस आ रहा है, और साथ ही फिर आपका जो है शुगर की क्राइसिस आ रही है। तो ये इंडिकेट्स करते हैं कुछ सिस्टम को जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमारे यहाँ ओवर द ईयर्स बिल्ड की गई हैं। मतलब ये कि आपने उसको फोकस नहीं किया कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। फिर जैसे आप बात कर रहे थे ग्रोअर की, कि 2 रुपये दिए और वहाँ 40 में बिकता है, तो ग्रोअर से जब आप सस्ता लोगे तो नेक्स्ट ईयर ग्रोअर उसको नहीं लगाएगा। मैं पोटैटो की आपने बड़ी बात कर रहे थे अभी। पोटैटो जो है 2 साल पहले 5 रुपए किलो हुआ और उसके बाद इससे कम हो गया कि ग्रोअर की जो डिगिंग कॉस्ट थी वो कम हो गई, और उसने नेक्स्ट ईयर पोटैटो को कल्टीवेशन कम की और आपने 70 और 80 रुपए किलो तक आलू खरीदा। और अभी भी वही चीज चल रही है। तो हमारे यहाँ एक बड़ी खराबी है सिस्टम में कि हमारा जो सिस्टम डिजाइन किया गया है उसको अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिस्ट ने कम और सीएज ने ज्यादा किया है। बिल्कुल, आई थिंक मैं ये बताता हूँ जी, आपका ग्रोअर जो है वो आपके सिर्फ कंज्यूमर पे डिपेंड नहीं करता, आपका ग्रोअर जो आपकी उस सेक्टर में वैल्यू एडिशन पे भी डिपेंड करता है। पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर पोटैटो आप ग्रो कर रहे हो, ज्यादा हो रहा है, तो पोटैटो आप कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपने क्या पोटैटो का फ्लावर बनाया जो दुनिया में बहुत अच्छी $400-500 के ऊपर बिकता है, जबकि पाकिस्तानी पोटैटो हार्डली $150-200 में एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये जो बैकवर्ड आपकी इंटीग्रेशन और बैकवर्ड आपके जो बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए वो पाकिस्तान में कोई 60-70s के बाद तकरीबन खत्म हो गया। और यही वजह है कि आज आपके पास ग्रोअर एक साल क्रॉप अच्छी उगाता है, नेक्स्ट ईयर उसकी क्रॉप डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर आपको मिर्चों का, आपको मैं एक मिसाल दूं, आपको शायद पता नहीं होगा, 36,000 रुपए मन हो गई है। जो 200 रुपए किलो मिर्च थी आज वो होलसेल में 900 से 1,000 रुपए किलो पे पहुंच गई है। और उसका पाउडर जो है चिली पाउडर पीबीएस जो दिखा रहा है कि 200 ग्राम 300 रुपए का पड़ रहा है। तो ये इंग्रेडिएंट है किचन का बेसिक इंग्रेडिएंट है कि जिसके बगैर आपका खाना नहीं पकता। तो उस चीज को भी इंप्रूव करना था, वहां पर हमने रिसर्च साइड से कोई काम नहीं किया और बहुत अरसा तक एक्सपोर्ट चिली की बैन रखी। बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया नाज़रीन। अगर कुछ स्लाइडें अगर दिखा सकें आप हमें, हमारी प्रोडक्शन टीम, कि कुछ वीट की प्रोडक्शन, शुगर केन की प्रोडक्शन, अगर राइट फ्रॉम द सेकंड स्लाइड अगर हम चलें तो हमें बेहतर तौर पे पता लगेगा कि किस तरीके से जो ओवरऑल अगर आप देखें कि जीडीपी में शेयर अगर आप ओवरऑल एग्रीकल्चर का देखें तो 20 से 22% रहा है, अब वो गिर के 19% हो गया है। एक्चुअली लेबर फोर्स ये 42% एम्प्लॉय करता है ओवरऑल पाकिस्तान की लेबर फोर्स का, तो 40 से 45% लेबर फोर्स मिलके 19 से 20% आपके आउटपुट का प्रोड्यूस करिए। दैट शोज के यील्ड्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम है। अगर क्रॉप्स की तरफ जायजा लें, अगर दूसरी स्लाइड पे हम चलें तो हमें क्रॉप्स में अगेन काफी डिक्लाइन नजर आ रहा है ओवरऑल। अगर कॉटन की भी देखें, कॉटन की क्रॉप भी डिक्लाइन हो रही है। अगर दूसरी क्रॉप्स की तरफ भी हम नजर डालें थोड़ी सी तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि दूसरी क्रॉप्स भी, वीट के ऊपर भी अगेन डिक्लाइन नजर आ रहा है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखा जा रहा है। अगर दूसरी स्लाइड पे अगर हम देखें फर्दर शुगर केन की तरफ भी नजर डालें तो शुगर केन में भी डिक्लाइन नजर आ रहा है। ऑल्दो जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो शुगर केन में ज्यादा हो रहा है और वो जा रहा है कॉटन से। कॉटन में एरिया अंडर कल्टीवेशन कम होता जा रहा है और ये जा रहा है शुगर केन के अंदर, लेकिन फिर भी आपकी एफिशिएंसी
का ये आलम है कि एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ दीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स अगेन अ की क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इनकी प्रोडक्शन साइड पे, जिस तरह शमसुल इस्लाम साहब ने भी आपको बताया कि यहाँ पे फार्मर की इनकम में डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन इंप्रूव करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और एफिशिएंसी नहीं लाएंगे। सो अगर सब थिंग्स आर वेरी क्लियर हियर कि प्रोडक्शन साइड पे इज अ बॉटलनेक जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, कोई भी कंट्री अगर एग्रीकल्चर पे या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट पे रिलाई करती है तो वो कभी एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं कर सकती, जिसका मतलब है कि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर नहीं जा सकता। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे आप फ़र्ज़ करें कि हमारे ट्रेडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स और आपकी कंट्री में इनकम्स ऊपर जाती हैं, एक सेकुलर ट्रेंड है। जब इनकम्स ऊपर जाती हैं तो आपकी कंट्री में लोग किस किस्म की चीज़ें डिमांड करते हैं बाहर की कंट्री से? आपके आईफोन्स आते हैं, नई गाड़ियों के मॉडल आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आप जो चीज़ बेच रहे हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर के लिए वो बेसिकली है व्हीट, शुगर एंड व्हाट हैव यू। जब आपके ट्रेडिंग पार्टनर में इनकम्स ऊपर जाती हैं तो वो उसकी कंजम्पशन को डबल नहीं कर लेते, क्योंकि उसकी जो कंजम्पशन है दैट इज कंस्ट्रेन्ड बाय द पॉपुलेशन साइज एंड डेमोग्राफिक्स। आपकी अपनी कैलोरी इनटेक वो एकदम डबल तो नहीं हो जाती। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी जैसी कंट्रीज की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज की टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि हम कितना कंपेटिटिव हैं अपनी एक्सपोर्ट्स में, वो इम्प्रूव नहीं करती। तो देखा ये गया है। और एक और पॉइंट जो मैं भूल ना जाऊं, मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, आप सिर्फ ज़र मुबादला नहीं कमा रहे हैं, आप अपने वाटर को, जो आपका एम्बेडेड वाटर है उस इजनास के अंदर, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हम एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, तो हमें बिल्कुल भी इस सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स यानी इस किस्म के एक्सपोर्ट्स पे नहीं रिलाई करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत ही की पॉइंट है, बिकॉज वाटर की जो इनटेक है वो बहुत सी क्रॉप्स ऐसी हैं जो नई टेक्नोलॉजी की, उनमें भी वैरायटीज हैं। जो पाकिस्तान वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। That's right. वो रिलेटिवली उनके बीज इनएफिशिएंट हैं, आउटपुट यील्ड कम आती है पर एकड़, और आपकी एक्सपोर्ट मार्केट भी कम है। शुगर केन वर्सेस व्हीट भी आप देख लेंगे। एक वो भी मैं फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगा कि यहाँ दुरुस्तगी की बेहद जरूरत है। अभी कुछ हमारे पास एग्रीकल्चरिस्ट थे तो वो यही बता रहे थे कि 5 टाइम्स प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ बीज अच्छा मंगवा के, सिर्फ बीज अच्छा मंगवा के, बाय द वे, नथिंग एल्स। यू जस्ट ब्रिंग गुड सीड एंड यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, फिर प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे। देखिए मैं पाकिस्तान में शुगर के सख्त अगेंस्ट हूँ। हमें शुगर प्रोड्यूस करनी नहीं चाहिए, इतनी बड़ी माफिया है ये पाकिस्तान। देखिए, शुगर इज नॉट स्टेपल फूड कि आप नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। वी डोंट नीड शुगर, वी कैन इम्पोर्ट इट। अगर ये 500 रुपये किलो भी हो जाएगी ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उससे आप मिठाइयाँ बनाते हैं ना, आपको जरूरत क्या है? देखिए, पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉटन क्रॉप्स को कम किया, उन अच्छी जगहों पे जाके शुगर केन लगवा दिया अपनी शुगर मिलों के लिए, उठाई मिलें वहाँ लगा दी। अब जो वहाँ के लोकल जो फार्मर्स थे उन्होंने गन्ना लगाना शुरू कर दिया बजाय कॉटन के। वो इलाके इतने अच्छे हमारी कॉटन के लिए। आज हम कॉटन, पहले हम चौथे बड़े प्रोड्यूसर थे, आज हम 5वें नंबर पे आ गए। ब्राजील चौथे नंबर पर आ गया। अब इंडिया इस पर नंबर 1 पर आ गया। देखिए 60 मिलियन बेल्स उगा रहा है, 50 मिलियन जो है आपका वो चाइना उगा रहा है, यूएस 40 मिलियन उगा रहा है, आपका 30 मिलियन पे ब्राजील चला गया। हम कहाँ हैं अभी? 10 मिलियन हार्डली। हमने आज तक अभी अब हार्डली, लेकिन एक दफ़ा सिर्फ हमने बम्पर क्रॉप ली, वो भी 1986 में ज़ाउलक के ज़माने में, जब 14 मिलियन बेल्स हमारी हैं। उसके बाद से आज तक देखिए, हमारे लिए अगर कॉटन अच्छा है, टेक्सटाइल अच्छा है, तो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। मसला आ गया क्योंकि अब जब टेक्सटाइल सेक्टर ने कॉटन की डिमांड की तो अब उन्हें इंपोर्ट करना पड़ गया। इस वक्त यार्न भी इंपोर्ट हो रहा है, हमारा कॉटन इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ प्लानिंग का बिल्कुल टोटली फुकदान है कि जिस चीज में हमारी स्ट्रेंथ है ना, हम उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ लेटेस्ट जो नंबर्स हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट के, करंट अकाउंट के, वो तो बेहतर है। कम से कम इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट के लिए कि किसी तरीके से करंट अकाउंट को मुस्तहकम रखें, अदरवाइज आपके इंटरेस्ट रेट और दूसरे सारे एक्सचेंज रेट के ऊपर असर पड़ता। यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल हम देख रहे हैं कि देयर इज अ फ्लॉ दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। यस, देखिए बात ये है कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है जो कोविड हमारे पास आया। उसमें अल्लाह ताला ने हमको, देखिए दुनिया में कितने चीज़ें कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट हमारी अल्लाह का शुक्र है एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर, हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। 6 महीने के बाद क्या करेंगे हम? आज हम 5 महीने तक बुक हैं, 6 महीने के बाद क्या होगा फिर? लेकिन हमें सिस्टम को जब चेंज करेंगे ना, तो फिर हमारा सिस्टम हमेशा उसी तरह लेके चलता रहेगा उसको। वी नीड टू चेंज, वी नीड टू ब्रिंग बेसिकली रिफॉर्म्स, और ड्रास्टिक किस्म की रिफॉर्म्स लानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ शॉर्ट रेंज होने चाहिए थे, मीडियम रेंज, लॉन्ग होने चाहिए, फिर हमारे पास लॉन्ग रेंज के ऑब्जेक्टिव्स
30% गोल्स होने चाहिए हमारे पास कि भाई हमने आगे पूरे मुल्क के लिए 15 साल 20 साल 25 साल हमने कहाँ जाना है हमने। तो हमें देखिए हमारी स्ट्रेंथ टेक्सटाइल है, हमें बजाय ये कि तीसरे नंबर पर आते चौथे से हम 5वें पर आ गए हम लोग। तो एक क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेंथ इज अगेन अ सब्जेक्टिव आर्गुमेंट कि स्ट्रेंथ आपकी टेक्सटाइल इसलिए है क्योंकि आप टेक्सटाइल को प्रेफर कर रहे हैं। जो फूड प्रोड्यूसर आता है वो बोलता है आपकी स्ट्रेंथ फूड प्रोडक्शन हो सकती है, जितना आप टेक्सटाइल से लेते हैं उतना हम आपको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इजंट इट? देखिए जी, आप पहले पूरा पाकिस्तान का जो है इकोनॉमी का मॉडल देखेंगे तो बेस्ड करता है एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर पे 4 मेजर क्रॉप हैं, 4 आपकी वीट है, कॉटन है, शुगर केन है, राइस है। हमने 73 इयर्स में इसके अलावा कोई हाई वैल्यूएडेड क्रॉप को प्रमोट ही नहीं किया। हमारे पास जो माइनर क्रॉप्स हैं जो बड़ी वैल्यू की हैं, जैसे क्यूमन सीड है, जैसे अभी मैंने चिली की बात करी गई, बड़ी महंगी डंडीकट जो कुंडी में होती है सिंध में, ये दुनिया की यूनिक किस्म की मिर्च है और बहुत पसंद की जाती है कोरिया में, आपके मैक्सिको में, सब जगह। लेकिन हमने उन माइनर क्रॉप्स को फोकस नहीं किया और पाकिस्तान में पॉलिटिकली 4 क्रॉप्स के पीछे लगे रहे। अब वो 4 क्रॉप से भी आपने उसको वैल्यूएशन सिर्फ आपकी हो रही है टेक्सटाइल में, कॉटन से आपने लिया वहां तो वैल्यूएशन हो रही है। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल का रैंक देखते हैं ग्लोबली एक्सपोर्ट में तो वो 77 पे आता है। मींस कि हमसे बहुत सारे मुल्क जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं। में भी सीजनल डिमांड है बाय द वे, सर्दियों में ज्यादा आप स्पेशलाइज करते हैं ओवरऑल। दूसरी देखिए हमारा टेक्सटाइल में जो लैक कर रही है चीज वो ये है कि हमारा अपना ब्रांड आज तक नहीं बनाया। हमारे जो जितने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वो लेबर कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। अभी जितने भी आपके ऑर्डर आए हैं वो जिस भी रीजन से आए हैं, लेकिन आपका कोई ब्रांड थोड़ी हो रहा है, वो तो मुख्तलिफ फॉरेन ब्रांड्स के लिए बना रहे हैं और उस पर आपको हार्डली कॉस्ट मिल रही है। फिर आपके पास वीट और जो शुगर केन है ये आपके ऊपर हमेशा बर्डन रही है। वीट में आप एक्सपोर्ट करते हो तो सब्सिडी देते हो हैवी, या फिर महंगी ग्रो करके ग्रोअर से महंगी खरीद के फिर कंज्यूमर को सब्सिडी पास करते हो। और इसके साथ ही शुगर केन ये आपके लिए टोटली आप पे बर्डन रही है टैक्स पेयर के ऊपर कि हमेशा सब्सिडी के उसमें रहते हैं और आपका टैक्स में जो है उसकी कंट्रीब्यूशन है नॉमिनल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सब्सिडी का हाईलाइट किया। ये एक तरह की एक माफिया है कि अशियाए खुर्दनोश की कीमत बढ़ा दें, वीट की कीमत बढ़ा दें, फ्लोर मिल्स बैठ के शुगर की कीमत बढ़ा दें, शुगर मिल्स बैठ के, एंड देन फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी मांगे और कीमत हाई रखें अच्छी खासी, वो सब्सिडी खुद खा लें एंड देन सप्लाई कर दें और माल होल्ड करके रखें। ये तो पूरा बिजनेस मॉडल है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो 2 पैनलिस्ट यहाँ पे आए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं। मैं उसको आगे लेकर के जाना चाहूँगा। पहले जो बैठे हुए हैं आपके लेफ्ट पे सर, इन्होंने बात की कि हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। आई थिंक ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे उससे पहले आपने बात की थी, आपने कहा था कि पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं वो डेफिनेटली स्टेबल हो गए। मैं इससे एग्री करता हूँ। आई थिंक गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म ये एक मुश्किल काम था एंड आई थिंक हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम है उसको क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने जो शिप ऑफ द इकोनॉमी है उसको स्टेबल किया है। लेकिन बात यह है कि अब उस कश्ती ने जाना किस तरह है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पे जो प्लानिंग का रोल है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और ये जो अभी हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की डिफरेंट टेक्सटाइल मिलों को रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए मिले हुए हैं कि हमारे कंपेटिटर्स इस वक्त ऑफलाइन हैं कोविड-19 की वजह से। जैसे ही कुछ बड़े ममालिक जो हमारे कंपेटिटर्स हैं ऑनलाइन आना शुरू हो जाएंगे, आप फिर से उसी किस्म के अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे हालात देखना शुरू हो जाएंगे, अनलेस कि हम इस पोजीशन पे कैपिटलाइज करें। खान साहब बैठे हुए, खान साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैं ये रीइटरेट करना चाहता हूँ जो इन्होंने स्पेशली जो इन्होंने बात की वैल्यू एडिशन की। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इन्होंने कहा है कि देखें हम अभी तक वो 4 क्रॉप्स के मॉडल को लेकर के चल रहे हैं और अभी तक उस किस्म की वैल्यू एडिशन नहीं हुई कि आपकी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं बेसिकली फॉरेन प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स बना रही हैं। तो सवाल हमें ये पूछने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं, हम ब्रांड क्यों नहीं बना सके पाकिस्तान में? वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ब्रांड नहीं बना सकते? आई थिंक यही क्वेश्चन मैं लूंगा। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है ज़ीशान मर्चेंट साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, हमारे प्रोग्राम में आते भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा ज़ीशान साहब, आपसे थोड़े से टफ सवाल आते हैं आज मेरे पास। ये जो बताइएगा एग्रीकल्चर में अगर जीडीपी फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 रुपए की प्रोड्यूस हो रही है, जीडीपी की कैपेसिटी है, डॉक्यूमेंटेड है अनडॉक्यूमेंटेड, कितना अभी डॉक्यूमेंटेड में दिख रहा है जीडीपी का रोल? जो कि हमें देखते हैं कि 20 से 22% ही डॉक्यूमेंट में आता है कि जीडीपी का ही है, लेकिन ओवरऑल टैक्सेशन की कितनी गुंजाइश मौजूद है, कितना अनडॉक्यूमेंटेड जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि इस वक्त जो है एग्रीकल्चरल जो सिस्टम, पाकिस्तान बेसिकली इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और हमारी जो मुल्क में जो बेसिक पैदावार जिस पे हम इन्हिसार करते हैं वो एग्रीकल्चर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर जो जो हमारी प्रोड्यूस होती है वो टैक्स आज तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकी। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो इस पे टैक्स लगाने का हक जो है सूबे को है और फेडरेशन को नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगी उस पे सूबे टैक्स लगाएंगे और अदर देन एग्रीकल्चर जो है वो फेडरेशन टैक्स लगाएगी। अब हर सूबे ने अपना अपना प्रोविंशियल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो इनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें कोई खातिर खा टैक्स कलेक्ट नहीं होता क्योंकि कोई लोग टैक्स जमा करवाते ही नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हो गया। फिर अब दूसरा ये है कि जो इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड हैं या जो एग्रीकल्चर से चलती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कोई भी, चूंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है फार्म टू मार्केट को, तो इसमें जो है किसान को जो है वो हमेशा नुकसान होता है और जो मिडिल मैन है वो इसमें हमेशा फायदा उठाता है। अब मिडिल मैन जो है वो किसान से जो है एक बहुत कम रेट पे जो है सारे साल की प्रोड्यूस को बुक करता है और फिर उसका जितना दिल चाहता है वो उसमें इजाफा करके जो है मार्केट में लेके आता है, और वो ना सिर्फ इन्फ्लेशन में इजाफा करती है बल्कि उसके साथ साथ चूंकि बीच में सिस्टम नहीं है तो लोग टैक्स विदहेल्ड नहीं करते। अब प्रॉब्लम इसमें जो है एक मजीद भी आती है कि कॉर्पोरेट सिस्टम जो है मुल्क में, हाँ एफबीआर जो है वो हर चीज को जो है वो कहता है कि विदहोल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन वो चूंकि नहीं हो पा रही तो इसलिए मुल्क में जो है टैक्स कलेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो किसी न किसी फॉर्मेट में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इन्फोर्समेंट होना जरूरी है। निशान साहब, अभी करंट गवर्नमेंट में एक तो हम पूरी पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट अभी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड भी बहुत सा काम होता है, कैश बेस्ड बहुत सारी क्रॉप्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फर्स्ट स्टेप कि जो इसको डॉक्यूमेंट? सारी चीज ये है कि जब तक आप इसको फार्म टू मार्केट में कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा तब तक ना डॉक्यूमेंटेशन होगी, तब तक जो है आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। उसकी बड़ी सिंपल सी एक वजह ये ले लीजिए कि जब तक जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसको एक्सेस ही नहीं होगा और उसके साथ साथ उसको छूट नहीं मिलेगी तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ये आरती, जितने भी आरती टाइप के लोग हैं वो इसमें बीच में मजे उड़ाते रहेंगे। और ये आरती का वही एक सेक्टर है कि जो आपके ना सिस्टम में आता है, ना वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को, ना वो टैक्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं। निशान साहब, रिसेंटली जब हमने देखा एफबीआर ने काफी इकदाम उठाए डॉक्यूमेंटेशन के, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमई, छोटे एनटीएन होल्डर्स, जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया, एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर कम फोकस किया। इसकी क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि ये सब्जेक्ट ही प्रोविंस का है तो एफबीआर इस पे रोल फोकस कर ही नहीं सकती। अलबत्ता ये एफबीआर ने 2014 में एक अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक शिक मुतारिफ कराई कि जिसको भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एग्रीकल्चरल इनकम दिखानी है तो वो उस वक्त तक उसको नहीं दिखा सकता कि जब तक उसने सूबाई एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ना दिया हुआ। उसके एविडेंस को वो अगर लगाएगा तो वो पैसा अपनी वेल्थ में ले जाके वाइट कर सकता है, अदरवाइज वो वाइट नहीं कर सकेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे स्टेप्स इस वक्त जो है गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है। एक स्टेप इसमें ये लेना बहुत जरूरी है कि जो लोग जिनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले एक स्टेटमेंट और एक वो दें कि वो उस सेक्टर में या उस चीज में, शोबे में अपना इनपुट नहीं देंगे, ताकि जो पॉलिसीज बने वो एक जनरलाइज पॉलिसीज बने और उस पर किसी का जो है इंटरफेरेंस ना हो। तब तो रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स भी हासिल हो सकता है। साहब, जो आपकी बातों से मैं अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अगर तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जो कि ये है, तो प्रोविंस के अंदर भी वही एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं, तो वहां भी लॉ मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी।
देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो शुगर का सेक्टर है या जो ये वीट का सेक्टर है या जो ये चावल का सेक्टर है, पाकिस्तान की इस वक्त एक जो पाकिस्तान एक जमाने में एक्सपोर्टिंग कंट्री था, ना सिर्फ वीट का, चावल में तो हम पाइनियर्स में रहे हैं और हमारा बासमती जो ट्रेंड रहा है, बासमती जो ब्रांड है वो तो बेहतरीन ब्रांड है दुनिया के ब्रांड में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, आज हम कॉटन इंपोर्ट करना लग गए हैं। हम शुगर एक्सपोर्ट करते थे, अब हम शुगर इंपोर्ट करने लगे हैं। हम वीट एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं गैप्स हैं, कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग है। अगर तो इस चीज को, यानी अगर गवर्नमेंट को आगे चलना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो ना सिर्फ इन पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है, बल्कि अब वॉर फुटेज पे इस पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ इमरान खान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, उसको एक प्रॉपर टीम की जरूरत है। उसको चारों सूबे के जो मेन प्लेयर्स हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको साथ देना होगा। अदरवाइज जो है, जो पाकिस्तान अगर नेक्स्ट लीग में जाना चाहता है तो ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। साहब टुवर्ड्स दी एंड एक हम ये भी प्रॉब्लम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेक्शंस के ऊपर टैक्स लगा भी देते हैं, तो वो पूरा टैक्स पास ऑन कर लेते हैं कंज्यूमर्स पे। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट और पेचीदा लॉबी है कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम में लगा भी दें तो किसी ना किसी तरीके से प्राइसेस बढ़ा के वो पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। देखिए होता क्या है कि जो भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टैक्स कोई भी खुशी से नहीं देता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो इंपोर्टर होता है जब भी वो कोई चीज इंपोर्ट करता है और सपोज कीजिए 100 रुपए पे उसको 6 रुपए टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स को प्राइस में इनबिल्ड करता है और अल्टीमेटली जो वो उसको खरीदार होता है उस चीज का, वो टैक्स का बर्डन उसे देना पड़ता है। हमारे यहाँ जो मुल्क में जो टैक्सेशन का रिजीम है, जिसको पिछले साल जो शब्बर जैदी साहब ने काफी हद तक चेंज किया है, इसमें मजीद चेंज करने की इस वक्त गुंजाइश है। और जब तक इस चीज को चेंज कर प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं होगी, तब तक जो है ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। गरीब पे ही टैक्सेस का बोझ बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो एक रिजीम नाफिज है वो विदहोल्डिंग टैक्सेस का है। यानी आप जो है वो पानी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, आप डबल रोटी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। यानी हर वो चीज जो एक कॉमन आदमी की जरूरत है वो उस पर टैक्स दे रहा होता है, जो कि एक रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है। होना ये चाहिए कि जो जितना ज्यादा कमाए उसको उतना ज्यादा इनकम टैक्स देना चाहिए और जो कम कमाए उसको टैक्स नहीं देना चाहिए। वो सिस्टम जो है इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारे टैक्स रेवेन्यूज कम कलेक्ट होते हैं, तो हर गवर्नमेंट ने पिछले आप 30-40 साल की गवर्नमेंट उठा के देख लें तो उन्होंने अपना इन्हिसार जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम पे ही रखा है। उन्होंने इसी के जरिए जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट किया है और अपने टारगेट्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाजन ये बताएंगे कि टोटल एग्रीकल्चर का जो आउटपुट बताया जाता है जीडीपी के नंबर्स में, वो अगर अज्यूम किया जाए कि जो डॉक्यूमेंटेड है तो ओवरऑल होगा कितना, हजम कितना होगा? अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंटेड एग्रीकल्चर का आउटपुट आता है वो लेट से 100 रुपए आता है, तो एक्चुअल है कितना? इट इज 2 टाइम्स। मैं आपको बड़ा आसानी से बता देता हूँ कि आपकी पैरेलल इकोनॉमी जो है वो एटलीस्ट 1:3 के रेशो में चलती है। ठीक है। तो आप इस पे एक अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 100 रुपए डॉक्यूमेंटेड आ रहा है तो ये 300 और से ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स। यहाँ पे जरूरत यह है कि पॉलिसीज और इन्फोर्समेंट को प्रॉपर किया जाए और उससे ना सिर्फ फायदे होंगे बल्कि गरीब को फायदा होगा, और जो अमीर जो ज्यादा कुव्वत इस्तिताअत रखता है उसको टैक्स देना चाहिए और उसी से टैक्स वसूल करना चाहिए। ठीक है, ऑन दैट नोट जिशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। अब अगेन शमसुल इस्लाम साहब आपकी तरफ आऊंगा कि 3 गुना ज्यादा आउटपुट है। एक तो ये मसला, ये तो डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड का ऑब्वियसली टैक्स देंगे तो फिर डॉक्यूमेंटेशन में आना पड़ेगा। दूसरा ये कि प्रोविंशियल भी और फेडरल का सब्जेक्ट नहीं है तो वो कुछ नहीं करेंगे, और प्रोविंशियल का प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोविंशियल में भी सारे जमींदार बैठे हुए हैं, तो उसका हल क्या है? देखें जी, आपकी जो पार्लियामेंट की जो कंपोजिशन है वो बेसिकली मेजॉरिटी तो एग्रेरियन की है। आप अगर ये ड्रीम करें कि एग्रेरियन अपने ऊपर टैक्स इंपोज कर देंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं जो डूएबल है और इसी माहौल में ही है। पहले तो पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीर आज़म को ये करना चाहिए कि जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं और हाई वैल्यू,
उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। उसकी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रही? वजह यह है कि आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अदारे हैं, उनको जो फंड मिलते हैं वो उनकी तनख्वाहों पे खर्च हो जाते हैं और वो कोई R&D नहीं कर रहे, और ज़्यादातर ये कर रहे हैं कि सीड कंपनीज के जरिए सीड लेकर आएँ। राइस एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 4.2 मिलियन टन की एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसकी मेन वजह यह है कि उसका सीड भी आज जो है चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड। कॉटन का जो है आपने BT का एक्सपेरिमेंट किया, आपने लोकल सीड, इंडिजिनस सीड डेवलप नहीं किए। ये जो एल नैनो का भी सिस्टम आ रहा है, और उसके बाद आप अपना देखें कि आपकी वेदर की सिचुएशन कैसी है। इंपोर्टेड सीड हर वक्त कामयाब नहीं होंगे। आपकी जो वीट मुसलसल तीसरे साल में शॉर्ट हो रही है, अब जो क्रॉप आएगी वो भी शॉर्ट है। आज मैं आपको अभी से बता के जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो सीड जो है उस क्वालिटी का नहीं है, उसमें जर्मिनेशन वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। ग्रोअर जो है अपना या तो इन हाउस सीड लेता है या बोरो करता है अपने साथी से, और या फिर मार्केट में जाता है तो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, तो वो बहुत कम। इस दफा सीड भी तो ऑलमोस्ट 50% शॉर्ट हुआ। सबसे पहले एग्रीकल्चर देखें, आपका पोटेंशियल एग्रीकल्चर है। आप अगर ग्रोअर को टैक्स, एग्रीकल्चर को टैक्स ना लगाएं, मैं ये कहता हूं उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। जब वो प्रोडक्शन आए तो फिर आपकी वैल्यू एडिशन हो। इंसेंटिव ऐसा करें कि टोमेटो ग्रो करने वाले को 2 रुपए या 5 रुपए में टोमेटो ना बेचना पड़े, उसके टोमेटो जूस, टोमेटो पूरी, उसकी वैल्यू एडिशन की पूरी चेन हो। हमारे पास तो टोमेटो ग्रो होता है, हम सिर्फ हांडी में पकाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और क्वालिटी भी वो नहीं है कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप देखें, आपके पास मैंगो का अभी ऑरेंज का सीजन चल रहा है। पाकिस्तान में कितनी कंपनीज हैं जो कंसंट्रेट ऑरेंज की एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सारे किन्नू डब्बे में 10 किलो का भरा और एक्सपोर्ट कर दिया। इसको कहते हैं कि ये कमोडिटी ट्रेड है। कमोडिटी ट्रेड से बेनिफिट वहां ग्रोअर तक नहीं जाता। आपकी इंडस्ट्री कर सकती है। आप अगर एकदम से ग्रोअर पे लगा दोगे, तुम्हारे इतने एकड़ जमीन है और मैं ये टैक्स लगा दूंगा, वो भी छोड़ जाएगा। क्योंकि आपको एक पता होना चाहिए कि ग्रोअर के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये हो रहा है कि वर्क फोर्स जो है ना, उसकी लेबर जो वहां पर जो गांव में देहात में वो कम होती जा रही है। वो तो कोई टर्की, कोई ईरान, कोई यूरोप, कोई कहां से कहां निकलता जा रहा है, वो बेचारा काम करता नहीं है। ये जो शुगर केन आपकी बड़ी है प्रोडक्ट और कॉटन को रिप्लेस किया, उसकी मेन वजह ये नहीं कि उसको बहुत ज्यादा प्राइस गन्ने से मिल रही है। गन्ना तो $30 पर टन उसको वो बेच रहा है। कॉटन की वैल्यू एडिशन हाई थी। वजह क्या थी कि उसको कॉटन पिक करने के लिए लेबर चाहिए, वो लेबर नहीं है। आप देहातों में जाए, सिंध से शुरू हो जाए पंजाब तक, आपको सारी औरतें नजर आएंगी जो सुबह चाटी से लस्सी भी बनाती हैं और जाके कपास भी चुनती हैं। वर्कर वहां पर मेल वर्कर नहीं है। आपको मैकेनाइज्ड जो है आपकी हार्वेस्टिंग का सिस्टम लाना होगा और आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है ताकि वो प्रोडक्शन बढ़े और फिर वैल्यू एडिशन। बिल्कुल सही कहा जी। फॉर वैलिड सजेशन सर, बताइए। नहीं, देखिए, प्रोडक्शन जस्ट बात ये है कि बात वहीं आ जाती है कि हमारे यहाँ जो R&D का फुकदान है, कोई ऐसा थिंक टैंक आज तक कभी नहीं बनाया हमने, कोई ऐसी टास्क फोर्स आज तक नहीं बनाई हमने कि जो पॉलिसियाँ भी बनाते रहे पहले, वो पॉलिसीज़ बनते रही कट पेस्ट करके। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट ने बनाया, खुश कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने ये जी ट्रेड पॉलिसी बना दी, हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी बना दी, हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बना दी, सब कुछ कर दिया। पिछले दौर में भी पॉलिसी बनी, टेक्सटाइल पॉलिसी बनी, 5 साल पता नहीं चला भाई कौन से लोग थे, किसने इंप्लीमेंट किया, क्या पॉलिसी थी, पता ही नहीं है क्या हुआ टेक्सटाइल पॉलिसी का। इसी तरह ट्रेड पॉलिसी, हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती, देखिए हमें कोई नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मुझे पता है कि साथ वाला मुल्क जो है वो इससे यील्ड अच्छी ले रहा है, तो देयर इज नो हार्म इन इनवाइटिंग दोज एक्सपर्ट्स टू पाकिस्तान कि भाई हमें गाइड करो। आप उनको हायर कर लें, आप उनसे गाइडेंस लें। आप बहुत सी चीजें कर रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं। हमने कॉटन ग्रो क्यों नहीं ज्यादा की हमने? और कि देखिए, गन्ना जो है ना, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। मैं इसकी इतना सख्त खिलाफ हूँ यकीन जानिए कि ये हमारा पानी भी ज़ाया करता है और प्लस ये स्टेपल फूड नहीं है। हमें दूसरी चीज़ों पर जाना है, वैल्यू एडेड में जाना जरूर है। देखिए, जितनी एग्रीकल्चर लैंड्स हमारी, वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएं। गवर्नमेंट को चाहिए उनको जो लोन्स दे, उनको बिल्कुल नॉमिनल उसके इंटरेस्ट पे दे कि जहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, फ्रूट्स की हैं, वेजिटेबल्स की हैं, वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे। एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी आपको, ग्रोवर्स को, इन लोगों को, ताकि एक्सपोर्ट हो। बहुत ही वैलिड पॉइंट नाज़रीन। अब अगदस एक हमने रिसेंटली देखा कि 5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी गवर्नमेंट ने, जब भी ये लोकस आया और उन्होंने कहा कि भाई कोविड के बाद यहाँ से थोड़ा सा फार्मर इनकम बढ़ाई जाए, थोड़ी सी चीज़ें और बेहतर। ट्रैक्टर्स के ऊपर सब्सिडी दी, फर्टिलाइजर के ऊपर काफ़ी सब्सिडी दी है अभी काफ़ी, उसकी वजह से बिकॉज दे आर फीलिंग कि यहाँ से 3-4 महीने दे हैव टू इंक्रीज द आउटपुट फॉर द इकोनॉमी। लेकिन यहाँ मसला अभी भी वहीं बाकी है कि प्रोडक्टिविटी इज अ बिग इशू। ओके, मैं वेट कर रहा था कि आप कब मेरी तरफ आएंगे, क्योंकि मुझे 2-3 पॉइंट्स स्ट्राइक किए और इसी कॉन्वर्सेशन से वो मेरे जहन में आ। देखें, जो पैनलिस्ट ने पॉलिटिकल इकोनॉमी रीजंस की तरफ इशारा किया है कि देखें, अगर लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग बैठे हुए होंगे तो वो अपने ऊपर टैक्स लगाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उनका, मतलब वो कहते हैं, आप कह सकते हैं, आई मीन द प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी लेस।
तो देखें उसमें एक और पॉलिटिकल इकोनॉमी रीज़न जिसकी पाकिस्तान में कोई बात नहीं करता लेकिन बात करनी चाहिए, और वो है, और मैं ये रखने लगा हूँ ये पॉइंट यहाँ आपके प्रोग्राम के वसातत से, और वो है एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म की बात। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मैंने स्टडी देखी है जिसमें तकरीबन 10% ऑफ आवर पीपल ओन अबाउट 80 और 90% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। ये दुनिया में सबसे स्क्यूड ओनरशिप प्रोफाइल है ऑलमोस्ट। सही है। आपका जो ग्रोअर है, जो जिसके हम छोटे किसान की बात करते हैं, वो कोई बड़े काश्तकार, वो 5 एकड़ से कम पे वो काश्त कर रहे हैं, और उनकी नीड्स हैं पेस्टिसाइड, डीजल, सीड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर आप बाकी कंट्रीज का एग्जांपल लें, जापान का एग्जांपल लें, ताइवान का एग्जांपल लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन कंट्रीज की फैंटास्टिक या स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ का एक रीजन था उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का एक रॉकेट की तरह ऊपर जाना। लैंड रिफॉर्म का, ये इसी पे आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो छोटा किसान है उसको एक्सेस टू फाइनेंस भी नहीं है, उसके पास कुछ रिटेन अर्निंग्स भी नहीं पड़ी हुई। जो बड़ा किसान है वो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें ना, वो जो बड़े पैमाने पे कास्ट करवाता है तो कुछ ना कुछ उसे बच ही जाता है, तो वो इंसेंटिवाइज ही नहीं है अपना कि वो प्रोडक्टिविटी दिखाए। उसे पता है पार्लियामेंट में बैठा हुआ हूं मैं, अरबों रुपया में ये वैसे ही आ जाता है। तो ये एक बड़ा इशू है कि इतनी लैंड तो यहाँ चली गई। आपने ठीक पॉइंट उठाया, आप जो बात कर रहे थे, लेकिन जो मैं छोटे किसान को जाहिल रखा। मैं जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा था ना, वो ये था कि ताइवान और जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे वहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का ऊपर जाना है, और वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुई है, एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म। तो हमें भी ये करना चाहिए ताकि हमारा जो ग्रोअर कल्टिवेटर है वो उसके पास ओनरशिप भी हो, ताकि वो उस लैंड की टेक केयर भी करे, उसमें वो सारे इनपुट्स भी लगाए। क्वेश्चन ये है, फाइनल पॉइंट क्यों होगा ये? तो वही टैक्स वाली, आपने उनको टैक्स ले रहे थे, उससे बड़ा उनको बोल दिया कि अपनी जमीन भी दे दो। बात फिर वहीं आ जाती है कि एग्रेरियन पार्लियामेंट में बैठ के आप उनसे बोले आप टैक्स दे दो, फिर आप बोले उनकी जमीन भी दे दो। एक बड़ा मसला है। एक जमाने में कुछ करप्ट लोग भी थे पार्लियामेंट में, और हम समझते थे कि अकाउंटेबिलिटी और करप्शन, यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और करप्शन चलेगी, लेकिन जब किसी आइडिया का टाइम आ जाता है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। Do you think now is the time? Absolutely. Do you agree? देखिए जी, टाइम है चेंज का, लेकिन हमारे माइंडसेट ऐसे हैं जो अगर आप पॉलिसी मुजाहिदे शुरू हो जाते हैं। मैं वही आ जाता हूं पॉलिसी के ऊपर, कि पॉलिसी कौन बनाता है, वो ब्यूरोक्रेट, जिसका माइंडसेट यही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देनी है और सब्सिडी देनी है। इन दो के बाहर वो यही फॉर्मूला घूम रहा है पिछले 30 साल। आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो है आपका ग्रोअर बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। 1400 रुपए में गंदम खरीदी आपने, आज उसका जो है 6000 रुपए 60 रुपए किलो हो चुकी है, वो 6000 का रेट पहुंच गया। ग्रोअर को मिला नहीं, ग्रोअर ने वीट ग्रो की लेकिन उसको फाइनेंसिंग नहीं मिलती, उसके बाद मिडिल मैन लेता है तो उसी को वही बैंक फाइनेंसिंग कर रहा था। ये आपके डिस्टॉर्शंस हैं। आपके पास पास्को का बहुत बड़ा सिस्टम है वेयर हाउसिंग का, आपने उसको सिर्फ इसलिए यूज किया है कि ग्रोअर से वीट खरीदो, होल्ड करो, आप इट्स सेल्फ गवर्नमेंट होल्डर बन जाती है। जब गवर्नमेंट होल्डर बनेगी तो एक बहुत बड़ा चंक जो है वेयर हाउस में रखा होगा, तो फिर मार्केट में जो ट्रेडिंग सरप्लस होता है वो बहुत कम रह जाता है, प्राइस बढ़ती है। आपको ये करना है कि आप इस पूरी पॉलिसी को चेंज करो कि आप अब आइंदा कोई स्टॉक गवर्नमेंट अपने पैसों से खरीद के नहीं रखे, स्टेक होल्डर से कहे जी आप ये ग्रोअर ने ग्रो किया है, आप जाओ मार्केट से खरीदो, जितना खरीदोगे उसका 10% वेयर हाउस में रखोगे पास्को के, और रेंटल भी आप दोगे। गवर्नमेंट के पास ये स्मार्ट स्टॉक फाइलिंग का प्रोसेस है, दुनिया में बेहतरीन कंट्रीज ने, इकोनॉमीज ने ये रखा हुआ है। पाकिस्तान ₹1 नहीं लगाते, और पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट कुछ स्टॉक खरीदती है तो लॉस करती है। मर्केंटाइल एक्सचेंज कुछ ऐसा कर रही है कि वेयर हाउस दुनिया को, मैं बताऊं, ये मर्केंटाइल एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, दुनिया को बर्बाद करने वाले कमोडिटी का अभी आप बात करते हैं कि वैल्यू उसमें चला हुआ, इंजीनियरिंग में जाए, फ्यूचर्स मार्केट है, मैं फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा, दे आर आल्सो बिल्डिंग वेयर हाउसेस। आपकी जो महंगाई दुनिया में आई है उन कमोडिटी एक्सचेंज की वजह से आती है। आपको, आप नेचुरल, देखिए आपका सिस्टम क्या है, आप उस सिस्टम में बैठे हो कि जहां पर आपका ग्रोअर जो है उसकी तो लिटरेसी रेट ही बिल्कुल नहीं है। हमने तो नाम लिखने वाले को लिटरेट कह दिया, उसको 60% बना के रख दिया। वो ग्रोअर जब तक एप्स यूज नहीं कर सकेगा, ग्रोअर स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं देख सकेगा, वीडियो देखने के अलावा सर्च नहीं कर सकेगा, तो ग्रोअर डेवलप नहीं होगा। आपको गवर्नमेंट को पहले उसको दे दो, उसका सीड चाहिए, वो सीड सो करे तो उसका जर्मिनेशन 100% दो, फिर उसको ये दो कि आप मार्केट जो है उसकी 1 गोट 1 गांव एक, और उसकी इंडस्ट्री वहां लगा दो। चाइना का मॉडल क्या है,
चाइना ने जो गांव फैले हुए थे उनको वर्टिकल बना दिया, कॉन्डोमिनियम वहां पे हो गए, वहां पे जिम बन गए, वहां स्विमिंग पूल हो गए, और वहां पर जो जमीन बची हुई थी उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर भी हो रही है तो साथ में इंडस्ट्री भी लगी हुई है, कनेक्टिविटी बेहतर कर दी। आप उस मॉडल को लो, चाइना का मॉडल हमारा जो है एग्रीकल्चर का, आप इकोनॉमी को देखोगे वो भी यही था, वो भी एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुए, आज इंजीनियरिंग में है। हम अभी तक 73 साल से एग्रीकल्चर पे खड़े हैं और उसमें भी 21%, 19% की जीडीपी में ग्रोथ है, तो कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन मैं एक चीज़ से, देखिए बात ये कि हमारा वो कल्चर नहीं है एग्रीकल्चर का, जो फार्मर है ना, क्योंकि जो पास्को के बनाए गए वेयर हाउसेज वो इसलिए बनाए गए कि ताकि ग्रोअर को उसके सही प्राइस मिल जाए। अच्छा, ये जो नाहली होती है ना, वो ये होता है कि देखिए गवर्नमेंट का काम होता है कि ग्रोअर से वो वीट को खरीद के पास्को में पहुंचे। अब अगर मैं करप्ट हूं ना तो मैं ग्रोअर से खरीद ही नहीं रहा, वो सड़ जाती है, गंदो। मैंने खुद देखा है वेयर हाउसेज, मैंने सिंध में देखा है, आप यकीन जानिए जो सिंध में प्रॉब्लम कि हमारी वीट का क्यों मसला है, वजह ये हुआ है कि जानते बूझते वो ग्रोअर से नहीं खरीदेगी जो वीट थी, वो सड़ गई ताकि सप्लाई। जी देखिए, गवर्नमेंट के पास जब है ही नहीं, स्टॉक नहीं है, आपको पता है कि सप्लाई डिमांड का खेल है ना, जब सप्लाई कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई तो आपके प्राइस बढ़ गए। तो ये जानते बूझते देखिए इसको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है। जैसे चीनी का शोर है, इसी तरह वीट का शोर है। वीट ग्रो आप टाइम पे खरीदें, पास्को में दें, उसका एक आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि यार हु आर द पीपल आर इन्वॉल्व्ड, इफ इट्स नॉट बीइंग डन सो हमें उनको आप पेनलाइज करें उस चीज को कि क्यों नहीं हुआ चीज ये। आप उसको डिस्टॉर्शन कह लें, ये आप उसको करप्शन कह लें, बिल्कुल हो क्या रहा है। अब जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इनटू पर्सपेक्टिव कि कुछ एग्रीकल्चरिस्ट लैंडलॉर्ड्स जो कि कंट्रोल करते हैं अच्छी खासी जमीन का, वो पार्लियामेंट में भी है, उनकी शुगर मिल्स में भी है, रीजंस है ना, सही है। अब वो कर क्या रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी रीजन नहीं है, नाउ दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द सप्लाई विद इन द होल मैकेनिज्म वेयर बाय यू बाय दीज क्रॉप्स। दे एक्चुअली व्हाट दे एक्चुअली डू इज कि आपसे वो खरीदते ही नहीं है वेयर हाउस में, और आप लाइनें लगा के खड़े होते हैं शुगर केन की, फिर आप कम कीमतों पे देना चाहते हैं, फिर वो लेके उसको भी होल्ड करते हैं, और फिर कीमतें बढ़ती हैं तो आगे सब्सिडी के साथ बेचते हैं आगे। सिंपल इक्वेशन। आप जो किलिंग बना रहा है ना इस सारे से, वो मिडलमैन भी तो बन गया। और वो जो मैंने इसके ऊपर एक ज़माने में आज से कुछ 10 साल पहले पंजाब में एक स्टडी की थी वीट के ऊपर, तो मैंने ये देखा कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें भी बहुत सी डिस्टॉर्शंस थी। अब आप जैसे डिस्टॉर्शन कह लें, करप्शन कह लें, एक थैला होता है जो सरकारी तौर पे मिलता है, उसको कहते हैं बारदाना, exactly. तो वो स्टैम्प्ड होता है, तो सिर्फ जो ग्रोअर है ना वो उसमें भर के ग्रेन बेच सकता है। अब वो क्या होता है कि वो बारदाना ही नहीं मिलता लोगों को, तो उधर से ग्रोअर को दबाते हैं कि वो आपको सस्ता बेचे, वहां से एक आर्टिफिशियल उसकी एक डिमांड क्रिएट करते हैं ताकि आगे वो महंगा जाए। सिर्फ जो मिडिल मैन है ना उसके पास ये मसल है, उनके पास ये मसल है कि वो ये गेम खेलें, तो ये क्रिमिनल। और पकड़ेंगे कैसे आप उनको? वो तो लेजिस्लेशन आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए कि वो एफआईए को ये टास्क दें। अभी एफआईए का काम है सिंध गवर्नमेंट में, और अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काफी छापे आपने देखा तो सही कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सारी वीट जो होर्डिंग हुई थी वो निकाली गई, निकली ना, मार्केट में कीमतें बढ़ा के रखी हुई हैं, और तो हजारों बोरियां रखी हुई हैं। बाकिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं हो रहा, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, मतलब वही मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन, और बहुत से कंट्रीज में इसकी बहुत सख्त सजाएं हैं। तो आई थिंक हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आई थिंक दे विल हैव टू स्टेप अप टू द प्लेट। बिल्कुल सर। आपका जो देखें, आप एग्री करोगे मेरी बात से, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मॉडल क्या है? हौज पौज इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी ये गवर्नमेंट को बिजनेस करना चाहिए। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप ओपन मार्केट रखें, रेगुलेटेड रखें। रेगुलेटेड भी इन सेंस कि आपकी जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, उसका एक आप लाइसेंस बनाओ, उसकी एक डेटाबेस रखो, पोर्टल पे रखें, ताकि आपको पता हो कितनी चीज़ एक्सपोर्ट हो गई, कितनी आ गई, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। हमारे यहाँ ये नहीं है। जब हौज पौज इकोनॉमी में हम चल रहे हैं और उसमें फिर कार्टल्स बनते हैं। आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं माफियाज, तो माफियाज इतने ज्यादा हो गए कि आप तो बैंक्स ने भी कार्टेल बना लिए हैं, वो भी आपको जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए पुश कर रहे हैं, हालात ऐसे करते हैं, तो इस तरह से आपके चीनी का लिया। और इस सारों को ठीक करने के लिए कोई डंडा नहीं चलता। दुनिया में बेस्ट स्मार्ट पॉलिसी से ये सारी करेक्शंस होती हैं। अगर आप दुबई देख लो, आप सिंगापुर देख लो, या और कंट्रीज में देख लो, तो वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं होता कि जाके छापे मार रहे हैं। यहाँ तो डीसी को पावर दी हुई है ना कि जाके आप प्राइस, वो डीसी जो है जिसको पावर है वो अपनी प्राइस लिस्ट 6 महीने में अपडेट नहीं करता। ये फॉल्टी मैकेनिज्म हो चुका है। कॉलोनियल एरा में हम बैठे हुए नहीं है। हमें नेचुरल मार्केट फोर्सेज को कंपीट कराना है, और वो मार्केट फोर्सेज को क्या सके, आप शुगर को अगर प्रोटेक्शन दे रहे हो, इंपोर्ट करने नहीं दे रहे, अगर महंगी होती तो महंगी होती चली जा रही है, आप इंपोर्ट भी खोलो, एक्सपोर्ट भी खोलो, बैलेंस करो, ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर खत्म हो जाएगा।
होल्डर उस वक्त मार्केट में आता है जब देखता है कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक्स कम है। जब गवर्नमेंट ये काम करना छोड़ देगी और मार्केट में फ्री कोई प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हो, गंदम की मैं मिसाल देता हूं, आपको ग्रोअर को जो 1400 मिली थी उसको आज 1600 भी मिलेगी, 1800 भी मिलेगी, 2000 भी मिलेगी, वो मार्केट के ऊपर चलेगा। फिर आपका जो वीट से सिर्फ वीट फ्लावर नहीं बने, उससे आप अगर वीट की नूडल्स भी बना रहे हो, मैक्रोनी भी बना रहे हो, इटली का क्या मॉडल है, वो दुनिया से इंपोर्ट करता है और कितने बिलियंस की वो एक्सपोर्ट कर देता है। हमारे पाकिस्तान में जो वीट को पास्को रखती है वो इन्फेस्टेड हो जाती है। आपका आटा बनता है, 15 दिन के बाद आप किचन में जाके देखिएगा उसके अंदर सुसरी आ जाएगी, उसको फ्यूमिगेट प्रॉपर नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी कि प्राइवेट सेक्टर को जब आप कहोगे जी आओ मार्केट से खोलो, फ्लावर मिल वाले ने अगर 1000 टन माल खरीदना है उसको 10% वेयर हाउस में रखना है पास्को के, मिलर ने अगर आके वैल्यूडेशन करने वाले लेना है वो अपना स्टॉक रखेगा। इससे क्या होगा कि फिर मैं साइलोज लगाऊंगा, मॉडर्न जो आप कॉर्पोरेट की बात करो ना, कॉर्पोरेट कल्चर भी जो फार्मिंग में है वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगा। फिर अभी आप करीब देखें पड़ोस में इंडिया में क्या हो रहा है, ग्रोथ कहां तक पहुंच गए। आपको एक ऐसा करना है, इंसेंटिव देना है कि इंडस्ट्री जो है वो वहां पहुंच जाए जहां पे ग्रो हो रहा है और वहीं बैठ के वो साइलोज डेवलप करे। मॉडर्न साइलोज होंगे तो आपकी वीट की स्टोरेज प्रॉपर होगी, उसकी फ्यूमिगेशन प्रॉपर होगी। आज आप वीट जो है जूट बारदाने के बजाय प्लास्टिक के उसमें बैग में लेते हो, वो और उसको टॉक्सिन है उसके अंदर, अगर आप साल 2 साल रखते हो वीट तो आपकी तो जहरीली हो जाती है। ये टोटल फॉल्टी सिस्टम आपने लेके बैठे हुए। शमशेद साहब, ये जो फ्री मार्केट मैकेनिज्म है ये गवर्नमेंट लाने की कोशिश तो कर रही है, अभी इस सेक्टर को छोड़ा हुआ है, अभी वो खासतौर पे पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर ला रही है। पहले तो वो पॉलिसीज रिवाइज कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को उन्होंने कहा थोड़ा डीरेगुलेट करें, प्राइसिंग को डीरेगुलेट करें, फिर पावर प्रोडक्शन को डीरेगुलेट कर रहे हैं, मार्केट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट नहीं पावर खरीदे महंगी, आप जिसको प्रोड्यूस करना है वो डिस्ट्रीब्यूटर को भेजो। पूरा हर सेक्टर के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट मैकेनिज्म है जो कि चलता चला आ रहा है। आई थिंक इट विल टेक टाइम। कार्टेल्स ने ये किया हुआ है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे स्टॉक्स पे, फिर उनसे सस्ता सब्सिडी पे कार्टेल है वो अपनी कमाई करे। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू 4 जगह से आता है, 5वीं जगह उसके पास नहीं है, और उसको भी लाके अगर आप सब्सिडी को देखो तो लीकेजेस कितनी हो रही है आपकी, तो सब्सिडी दे के और लॉसेस करके पब्लिक सेक्टर के, तो गवर्नमेंट कैसे बैलेंस कर सकती है। तभी वो खान साहब कहते हैं कि वो माइनस 500 अरब 600 अरब से चलते हैं, क्योंकि आपका अगर टैक्स इकट्ठा कम हो रहा है और ऊपर से आप सब्सिडी दे रहे हो अनटारगेटेड है। एक अमीर आदमी को जो 2000 गज के घर में रह रहा है वो भी बिजली सस्ती ले रहा है, वो भी उसी गंदम की सब्सिडी को एंजॉय कर रहा है, तो उसका क्या टारगेटेड सब्सिडी। और आपको जो है स्मार्ट पॉलिसी लानी है, सब मार्केट में ये सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, आप सिर्फ ट्राई करो। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आर जस्ट कमिंग टू द कंक्लूजन। आपके बिल्कुल लास्ट फाइनल रिमार्क्स फारूक साहब। देखिए, जो मैंने पहले बात की थी, अभी इन्होंने वही बात की कि आपको ग्रोअर के पास जाके इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। देखिए, उससे आपके जो लॉजिस्टिक्स हैं वो कम होंगे और उस इलाके में आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड्स के करीब सारी ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे एक्सपोर्ट के, ये बेहतर होगा। आई गॉट योर पॉइंट सर। बिल्कुल लास्ट वन सेंटेंस सर, क्विकली। मैं बस ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक ट्रिमेंडस पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी में, और सारी जो डिस्टॉर्शंस हम फेस कर रहे हैं, आई थिंक इस गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि इन डिस्टॉर्शंस को On that note, खत्म कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अकदर साहब अपने प्रोग्राम में शामिल होने का। शमसुल इस्लाम साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। फारूक साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आज डिस्कस किया गया। आई होप कि अरबाब इख्तियार इसको सुन रहे हैं और इस पर अमल करेंगे, सप्लाई साइड डिस्टॉर्शन को ख़त्म करेंगे। जो एग्रीकल्चरिस्ट बड़े ज़मींदार हैं, जिस तरीके से प्राइसिंग को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल किया हुआ है, इस पे काबू पाएंगे, इनोवेशन लाएंगे, तभी आप इन्फ्लेशन पे लॉन्ग टर्म में काबू पा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।